इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एलडीसी एग्ज़ाम की। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा एलडीसी एग्ज़ाम की टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब काम बाकी बचा है डीवी का, और वो विभाग द्वारा किया जाएगा। तो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आपके सामने लिस्ट आपको शो हो रही है। जो मैं अभी आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये आपके लगभग अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसके अलावा अलग से और कोई होगा तो जब विभाग द्वारा जब डीवी की रिपोर्ट जारी की जाएगी तब आपको बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी किया जाएगा, तब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एलडीसी एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट, फिर चाहे वो आपके टाइपिंग टेस्ट की टाइपिंग सीट को देखने के लेकर भी अपडेट अगर आई, यानी कि आपका जो टाइपिंग आपने किया है वो टाइपिंग का रिजल्ट अगर आपको देखना है तो वो जब भी लिंक जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा डीवी को लेकर स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, स्क्रूटिनी फॉर्म शुरू होने के बाद कैसे फिल करने हैं, विभाग द्वारा डीवी का शेड्यूल कब जारी किया जाएगा, वो जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दस्तावेज में आपको क्रम दे रखा है, आपको सभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात कि डीवी के समय यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एक तो सभी दस्तावेज है वो ओरिजिनल लेके जाने हैं, और उसके अलावा फ़ोटोकॉपी सेट भी लेके जाना होता है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेट दोनों लेके जाने होते हैं। अब जब कभी अगर आपको डीवी के समय, जब भी आपकी डीवी होगी और आपको लगे कि कोई दस्तावेज लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, ऐसा अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो उस समय आप यही डिसाइड करें कि इसको लेके चले जाएं। क्योंकि जब विभाग पर आपका डीवी होगा तब अगर आपके पास एक दो डॉक्यूमेंट ज़्यादा होंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर एक दो डॉक्यूमेंट कम हो गए हैं तो फिर से आपको वापस से बुलाया जाएगा, तब आपको दिक्कत हो सकती है। इससे अच्छा है अगर आपको कभी भी कोई लगे ऐसा कि ये डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप उस डॉक्यूमेंट को लेके चले जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डीवी के समय आपके वही दस्तावेज माने माने जाएंगे जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो जो डाटा आपने फिल किया था। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, जैसे कि कंप्यूटर की डिग्री को लेकर ही बात कर लें कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो RCIT का लिखा है और अभी आप कोई अलग ही कंप्यूटर की डिग्री दिखा रहे हो सर्टिफिकेट, तब वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको मैं एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि एलडीसी एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज है वो आपको तैयार रखने थे। तो जिसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो जो आपने एप्लीकेशन फिल करते समय, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो जो डाटा लिखा है उसी के आधार पर आपका डीवी होगा, यानी कि वही चीज़ें मान्य होगी। उसके बाद अगर कोई आप नई और डिग्री प्राप्त कर लेते हो और वो दिखाते हो तो वो आपकी मान्य नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं। क्योंकि जो अभी मैं आपको इस लिस्ट में दिखा रहा हूँ दस्तावेज, ये लगभग अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे वो कोई भी विभाग करवाए, उन सभी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं और ये चीज़ें मांगी जाती है। इसके अलावा अलग से और कोई भी चीज़ें मांगी जाएगी तो एलडीसी की जब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी किया जाएगा तब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा मार्कशीट को लेकर जब भी अपडेट आएगी, यानी कि जो आपने टाइपिंग की है उसका रिजल्ट जब भी आएगा आपको, यानी कि मार्कशीट जो आपने टाइपिंग की है वो आपको देखने को मिलेगी ज़रूर। क्योंकि आपने देखा होगा 2024 में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की भी टाइपिंग हुई थी, उसमें भी टाइपिंग रिजल्ट शीट स्टूडेंट को देखने को मिली। हाँ, बस शर्त यह है कि जब रिजल्ट शीट एक बार लिंक एक्टिव होगा तो वो आपको लगभग 10 या 14 दिन का ही समय दिया जाता है। उसके बाद लिंक है वो निष्क्रिय कर दिया जाता है और उसके बाद वापस से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो एलडीसी एग्जाम के लिए भी ये जब भी मौका दिया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एलडीसी एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो देखने को मिलती है। आगे भी डीवी से रिलेटेड सही खबर जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो सबसे पहले तो आपको आवेदन पत्र की प्रति, यानी कि एलडीसी एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको अपने पास तैयार रखनी है। अब बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं था, हमने तो फ़ोन से डाउनलोड किया, अब वो गुम हो गया, डिलीट हो गया। ऐसी अगर आपके पास भी कंडीशन हो गई हो तो कोई बात नहीं, आप SSO ID लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आपको माई रिक्रूटमेंट में जाना है।
माई रिक्रूटमेंट में आपने SSO ID के माध्यम से जितने भी आज तक, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड का फॉर्म हो या RPSC आयोग का फॉर्म हो, वो सभी वहाँ हिस्ट्री अवेलेबल है। आपको LDC एग्ज़ाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना और उस PDF को प्रिंट निकाल देना है। इसके अलावा जब आपके दूसरे पॉइंट नंबर पर लिखा हुआ है ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म की 2 प्रति, यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म जब आपसे फिल करवाए जाएंगे उसके बाद उस स्क्रूटिनी फॉर्म को आपको क्या करना है, प्रिंट निकलवा देना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय वो चाहिए होगा। और उसके अलावा जो आप पेमेंट करोगे 100 रुपये का, उसकी रसीद भी आपको चाहिए होगी, तो उसका भी आपको प्रिंट निकालना होगा। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए हैं उनमें विभाग द्वारा जो DV, जिन जिन एग्जाम की DV हुई थी, उन सभी में जो अभी मैं आपको चीज़ें को मैं बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें उनसे मांगी गई थी। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म है, ये भी आपको चाहिए होगा, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित। अब ये कैसे फिल करना है, जब आपका शेड्यूल आ जाएगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसके अलावा आपने सेकेंडरी अंक तालिका और सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है प्रमाण पत्र, यानी कि कुछ बोर्ड में अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है। आपके पास 10th की मार्कशीट होगी, आप वो देख लीजिए। अगर उसके ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है कि अंक तालिका एंड प्रमाण पत्र, तो यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही चीज़ है। अगर आपके लिखा हुआ है सिर्फ अंक तालिका, तो फिर इसका मतलब आपका प्रमाण पत्र वो साथ में नहीं है, वो अलग है। क्योंकि प्रमाण पत्र मांगा जाता है डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए और अंक पत्र मांगा जाता है आपके मार्क्स देखने के लिए। तो 10th क्लास की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अगर किसी के एक ही है तो उनको वो एक ही दिखाना है, अगर किसी के अलग अलग है तो वो उनको दोनों दिखाने कंपलसरी होंगे। ये आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी सेट भी लेके जाना है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका सर्टिफिकेट, इसी तरह आपको 12th क्लास की भी अंक तालिका और प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर 12th में भी आपका अंक तालिका प्रमाण पत्र एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग है तो फिर आपको दोनों चीज़ दिखानी होगी। अब अगर आपने, क्योंकि LDC एग्ज़ाम तो आपके 12th लेवल की थी, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन की डाटा भी फिल किया है तो DV के समय आप ग्रेजुएशन की भी डिटेल दिखा दीजिए। चाहे वो आपने फिर BA किया हो, BCom किया हो, BSc की हो, BTech की हो, जो भी की हो, उसकी आपको अंक तालिका भी दिखानी होगी और अंक तालिका आपको सभी सेमेस्टर की दिखानी होगी। इसके अलावा आपको डिग्री भी दिखानी होगी। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ये डाटा लिखा है तो आप दिखा दीजिए, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि भर्ती तो 12th लेवल की है, फिर ये ग्रेजुएशन का डाटा हमें ले जाने की क्या ज़रूरत है। अब 2 पेज अगर ज़्यादा ही लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कम हो जाए तो फिर ऐसा ना हो कि वहाँ पर ये बोल दिया जाए कि आपने फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ये डाटा लिखा ही क्यों है, अब लिखा है तो दिखाना ही होगा। ऐसी कंडीशन ना हो, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन की डिटेल लिखी है तो आप अंक तालिका भी दिखा दीजिए और डिग्री भी दिखा दीजिए। अंक तालिका आपको सभी सेमेस्टर की दिखानी है। जैसे कि अगर आपके सेमेस्टर 4 थे तो आपको चारों सेमेस्टर की अंक तालिका दिखानी होगी। इसके अलावा कंप्यूटर योग्यता संबंधी दस्तावेज, यानी कि आपको मालूम है LDC एग्जाम में 12th पास के अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके पास दस्तावेज है, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय मांगा हो, चाहे वो आपकी कोई डिग्री हो या फिर RSCIT का हो, जो भी है आपके पास दस्तावेज, वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसके फोटोकॉपी सेट भी लेके जानी है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, अब इसको लेकर बहुत स्टूडेंट डाउट है। कोई स्टूडेंट कह रहा है हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र 10 साल पहले का बना हुआ, हमें क्या वापस बनाना होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार ही बनाया जाता है। मूल निवास प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि आप राजस्थान के निवासी हो, ये बात का प्रूफ होने के लिए आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है और ये सिर्फ एक बार ही बनता है। वो जाति प्रमाण पत्र है जो कि OBC EWS कैटेगरी वालों के लिए अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वापस बनाना होता है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपका चाहे 10 साल पहले का बना हुआ, चाहे 14 साल पहले का बना हुआ, आपको उसमें कोई अंतर बदलाव नहीं करना है। आपको जैसा का जैसा है वैसा का वैसा आपको दिखाना है। अब जाति प्रमाण पत्र यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत किसको है? EWS कैटेगरी वालों को, OBC कैटेगरी वालों को, MBC कैटेगरी वालों को, SC कैटेगरी वालों को, ST कैटेगरी वालों को।
अब एससी और एसटी कैटेगरी के तो जाति प्रमाण पत्र एक बार बनते हैं और वो जीवन पर्यंत वैलिड माना जाता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस हुआ है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हुआ है, एमबीसी कैटेगरी हुई, इनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल तक का वैलिड माना जाता है। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तब उन्हें शपथ पत्र दिखाना होता है। अब उस शपथ पत्र का प्रारूप कैसा होता है वो भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एलडीसी एग्जाम के जो टाइपिंग आपने की थी उसकी सीट जब भी देखने को मिलेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी विभाग की ओर से, क्योंकि अब डीवी का काम है वो विभाग करेगा ना कि बोर्ड, तो अब विभाग इसमें 1.5 गुना को लेंगे या फिर जितने पास हुए उन सभी को लेंगे, ये सब विभाग पर डिपेंड करता है। और विभाग जैसे ही ये अपडेट देगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के बाद शपथ पत्र नॉन क्रीमी लेयर संबंधी, यानी कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो, आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आप शपथ पत्र दिखा सकते हो, वो भी मैक्सिमम 3 साल तक के लिए वैलिड है। और उसका प्रारूप भी मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है शपथ पत्र नॉन क्रीमी लेयर संबंधी। अब अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मैरिज स्टेटस में यस लिखा है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, विवाह प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। पहले क्या है, विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनते थे तो उनके लिए भी एक प्रारूप है, वो भी आपको बता दिया जाएगा जब डीवी का शेड्यूल जारी होगा। यानी कि अभी बनने लगे हैं मैरिज सर्टिफिकेट, पहले 2005, 4, 3 तब नहीं बनते थे, तो उनके लिए भी आपको बता दिया जाएगा विवाह प्रमाण पत्र का प्रारूप। इसके अलावा दहेज नहीं लेने, संतान संबंधी, नशा धूम्रपान निषेध संबंधी शपथ पत्र, यानी कि आप दहेज नहीं लेंगे भविष्य में, या फिर शादी हो चुकी है तो दहेज नहीं लेंगे, या फिर जो मैरिज स्टेटस यस लिखा है उनके संतान संबंधी शपथ पत्र, नशा धूम्रपान निषेध संबंधी शपथ पत्र, यह भी मांगा जाता है। हस्तलिखित दस्तावेज मूल, यानी कि हैंड रिटन दस्तावेज है, इसका प्रारूप भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें आपको अपने राइटिंग में लिखना होगा जो वहाँ चीज़ पूछी जा रही है। इसके अलावा कूट रचित दस्तावेज संबंधी एक शपथ पत्र जो कि स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होता है, यानी कि आपने जो जो दस्तावेज दिखाए हैं वो सभी सही हैं, अगर वो गलत होते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर एक शपथ पत्र भी बनवाया जाता है और इसका प्रारूप भी आपको अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, अब चरित्र प्रमाण पत्र आपको टोटल 3 बनाने होते हैं, जिसमें से 2 तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, और एक आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षण संस्थान प्राप्त किए हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होता है। और जो स्कूल मतलब जहाँ से भी आपने अंतिम संस्थान जारी प्रमाण पत्र है उसमें आपका चरित्र प्रमाण पत्र कम से कम उसमें अच्छा होने का उल्लेख किया होना कंपलसरी है। अब पीएच कैंडिडेट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में दिव्यांगता लिखी है तो उनको भी अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर किसी ने स्पोर्ट्स पर्सन में यस लिखा है तो उनको भी अपना खेल प्रमाण पत्र दिखाना होगा, या फिर कोई परित्यक्ता, तलाकशुदा या विधवा स्त्री है तो उनको भी अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी उन्हें उन कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक संबंधी दस्तावेज, अब भूतपूर्व सैनिक है तो उन्हें पीपीओ या एनओसी सर्टिफिकेट जो भी है उनके पास वो उनको दिखाना होगा। और अगर कोई राजकीय कर्मचारी है यानी कि पहले से गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है या प्राइवेट जॉब में काम कर रहा है तो उन्हें सेवा प्रमाण पत्र एवं एनओसी दिखाना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, और आधार कार्ड भी आपको क्यूआर कोड अंकित हो वो वाला आपको लेके जाना। अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर क्यूआर कोड नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए नया, और वहाँ से आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है। इसके अलावा अन्य दस्तावेज जो भी हैं, ये तो आपको मोटे मोटे तौर पे मैंने बताया जो कि हर भर्ती परीक्षा में मांगे जाते हैं। बाकी जब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। अब जो आपको दिखाई दे रहा है शपथ पत्र, ये आपके जाति प्रमाण पत्र को लेकर शपथ पत्र है, यानी कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको ये शपथ पत्र दिखाना होता है। इसमें फिल करना क्या होता है, मैं के बाद आपको अपना नाम लिखना होता है, पुत्र या पुत्री आप जो भी हो, उसके बाद आपके पिता का नाम लिखना होता है, आपके स्थान का नाम लिखना होता है, आपकी कौन सी जाति है वो लिखना होता है, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ, उसके बाद मैं आपकी किस जाति से आप वो जाति लिखनी होती है, फिर आपकी जो जाति है वो किस में आती है, यानी कि ओबीसी में आती है या एमबीसी में आती है या ईडब्ल्यूएस में आती है, उस पर आपको टिक करना होगा, यहाँ पर वो लिखना होगा। यानी कि अगर ओबीसी में आ रही है तो अन्य पिछड़ा वर्ग पर टिक कर लीजिए,
MBC में आ रही है तो अति पिछड़ा वर्ग में टिक कर लीजिए, EWS में आ रही है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में टिक करना है, जो भी आपके लागू हो। उसके बाद आपको लिखना है कि जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर यहाँ पर टिक करना है। मैं अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता या आती हूँ। अब आपका जो पुराना जाति प्रमाण पत्र है वो किस डेट का है, वो आपको यहाँ पर डेट लिखनी होती है कि मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो दिनांक इस तारीख को जारी हुआ। यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र की भी वैलिडिटी अगर आपकी 1 साल से पुरानी है तो भी आपका यही प्रारूप चल जाएगा। आपको शपथ पत्र दिखाना होगा, आपका काम चल जाएगा और शपथ पत्र से भी मैक्सिमम कितने साल तक, 3 साल तक का वैलिड माना जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखनी है मैं इस दिनांक तक अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर सत्यापन के नीचे लिखा हुआ है मैं, इसमें आपका अपना नाम लिखना होगा। शपथ ग्रहीता सत्यापित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त विवरण दिया है यह सही और सत्य है। शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त जानकारी सही है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी और मेरा चयन है वो निरस्त किया जा सकेगा। और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। एक और प्रारूप ये है आपका हस्तलिपि नमूने को लेकर, जो कि मैंने अभी आपको बताया है आपको इसमें क्या लिखना होगा, यानी कि आपको अपनी राइटिंग में लिखना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरी हस्तलिपि का नमूना प्रस्तुत करने बाबत, तो यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती, यानी कि LDC एग्जाम है तो LDC एग्जाम एडवर्टाइजमेंट में इस भर्ती का नाम लिखा हुआ है वो यहाँ आपको लिखना है। मैं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुआ हूँ। बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए वाक्य मेरे द्वारा अपने हस्तलिपि में स्वयं लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड द्वारा मेरी हस्तलिपि के इस नमूने का उपयोग किए जाने हेतु मैं सहमत हूँ और मेरी हस्तलिपि निम्न प्रकार है। यानी कि हिंदी प्रारूप में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर जो आपके खालिस्तान है यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना होगा। सबसे पहले आपको मैं लिखना होगा, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे, उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखने होंगे। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि आपकी कौन सी भर्ती, तो LDC एग्जाम का नाम लिखना। अब LDC नहीं लिखना, आपको जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा हुआ इस भर्ती का नाम है वो लिखना है। भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन कर देना है। ये सब करने के बाद आपको यही चीज़ इंग्लिश में भी लिखनी होगी। तो इंग्लिश परफॉर्मेंस में क्या लिखना होगा, आपके यहाँ पर लिखा हुआ वही चीज़ लिखना होगा आई, उसके बाद आपको अपना नाम, पिता का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, फिर एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं। हियर बाई श्योर डिक्लेयर दैट आई फुलफिल्ड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब फॉर रिक्रूटमेंट, नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट एज पर एडवर्टाइजमेंट। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा हुआ वो रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर भर्ती का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ आपको साइन कर देना है। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगी, जैसे कि मैंने आपको अभी चेकलिस्ट बता दी है कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। अब जिनका अगर सर्टिफिकेट, जैसे कि OBC जाति प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं, अगर जिनका 1 साल का ज़्यादा नहीं हुआ है तो उन्हें शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर अंदर का है तो आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। और SC ST कैटेगरी वालों को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको तो एक बार बनाना होता है और वो जीवन पर्यंत वैलिड माना जाता है। अब कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पहले भी बता देता हूँ, जब से आपका LDC एग्ज़ाम 11 अगस्त को हुआ था तब से लेकर उसके बाद जब आपका 3 गुना का रिजल्ट आया तब भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट बताई जा रही थी। जैसे जैसे अपडेट आ रही थी, यानी चाहे वो आपके आंसर की को लेकर हो, उन पर ऑब्जेक्शन को लेकर हो, या फिर आपका 3 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट को लेकर हो, या फिर आपका टाइपिंग के एडमिट कार्ड को लेकर हो, टाइपिंग की अपडेट को लेकर हो, टाइपिंग कब से कब तक आयोजित की जा रही है इसकी अपडेट को लेकर हो, या फिर अब आपका आगे DV को लेकर कोई भी अपडेट आए, या टाइपिंग जो आपने दी है उस टाइपिंग शीट को देखने के लिए लिंक जब भी एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।